बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटली ग्रो मोर। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने थोड़ा सा ये देखा था कि फुल स्टैक इंजीनियर एक कैसा इंजीनियर होता है। फिर हमने रूबी ऑन रेल्स को इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हम स्पेसिफिकली इसी फ्रेमवर्क को क्यों चूज़ कर रहे हैं फुल स्टैक इंजीनियर बनने के लिए। फिर हमने कुछ रियल लाइफ स्टार्टअप्स की एग्जांपल देखी थी जो इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए $1 बिलियन कंपनीज बन गए। अब हम आज का अपना सेशन बेसिकली रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करने की मेजर रीज़न ये है कि हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट बनना है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसे तमाम लोग जो रूबी ऑन रेल्स वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपर्ट बने। और आप जानते हैं कि रेल्स का जो वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है वो रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हमने रेल्स के अंदर परफेक्शन हासिल करनी है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपर्ट। अब हम थोड़ा सा इस लैंग्वेज की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो रूबी इज़ अ डायनामिकली टाइप इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने इस डेफिनेशन के अंदर 3 की पॉइंट्स का जिक्र किया है, जो कि मैं ये बताता चलूँ कि वो रूबी स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रेफ़र करते हैं। और वो इंटरव्यू के भी बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो था डायनामिकली टाइप्ड, दूसरा था इंटरप्रेटेड, तीसरा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब डायनामिकली टाइप्ड की डेप्थ में जाने से पहले हम थोड़ा सा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं कि वेरिएबल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं और क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टेम्परेरी डाटा की स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। मतलब अगर हमने डाटा को स्टोर करना है टेम्परेरी तौर पर तो वो वेरिएबल्स के अंदर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि मैंने अपनी एज को किसी प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी एज किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, तो मैं डिफाइन करूँगा एज इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 27। अब ये वेरिएबल ये डिफाइन कर रहा है कि मेरी एज कितनी है और इस वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह का डाटा होता है। फॉर एग्जांपल मेरी एज है, मेरा नाम है, मेरी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हर प्रॉपर्टी एक डिफरेंट डाटा टाइप की है। फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर टाइप की है, कोई स्ट्रिंग टाइप की है। इसी तरह वेरिएबल्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। जैसे कि हमने जो एग्जांपल दी उस कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल डाटा टाइप इंटीजर थी। वेरिएबल्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डेसिमल है, बुलियन है, हैश है, अरे है और भी बहुत सारे हैं। तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इन सारी डाटा टाइप्स को इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन जनरल इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि वेरिएबल्स किस लिए यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स टेम्परेरी डाटा की स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं और हर वेरिएबल की डाटा टाइप होती है। अब हम अपने मेन कॉन्टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि था डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कि उनके अंदर प्रोग्राम लिखते वक्त हमें नहीं बताना पड़ता कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी है। फॉर एग्जांपल जब मैं रूबी का प्रोग्राम लिखूंगा और मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा कि एज इज़ इक्वल टू 27, तो मैं उससे पहले नहीं बताऊंगा कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का या किस टाइप का है। अगर मैं अब इसी का कंट्रास्ट देखूँ तो C और C++ ऐसी लैंग्वेजेस है जो स्टैटिक टाइप्स हैं। उनके अंदर हमें प्रोग्राम लिखते वक्त बताना पड़ता है कि इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स कौन सी है। मतलब जो बंदे फेमिलियर हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से, उन्होंने C++ से काम किया हुआ है, तो उन्हें पता है कि अगर मैंने यही एग्जांपल C में लिखनी है तो वह हमें बताना पड़ेगा इंट एज इज़ इक्वल टू 27। मतलब मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। तो ऐसे लैंग्वेजेस जिनके अंदर हम जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम डाटा टाइप्स बतानी हो तो वो स्टैटिक टाइप की होती है, और जिनके अंदर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है और वो खुद ही डिटरमाइन करता है कि इस वेरिएबल की क्या डाटा टाइप है, सच एज रूबी, तो वो डायनामिकली टाइप्ड होती है। होपफुली आपको थोड़ा सा डायनामिकली टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने सेकंड की पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड कॉन्सेप्ट के अंदर इन डेप्थ मूव करने से पहले हम थोड़ा सा कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो कंपाइलेशन वर्जन की होती है या इंटरप्रेटेड वर्जन की होती है। कंपाइलेशन वर्जन कौन सा है? ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर जब हम पूरा कोड लिख लेते हैं तो एक ही दफ़ा कंपाइल होकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब पूरा जो हमारा कोड है वो एक ही फाइल बन जाएगा और वही फाइल पर एग्जीक्यूट होगी। तो ये लैंग्वेज हमारी कंपाइल लैंग्वेज है। जबकि इंटरप्रेटेड जैसे रूबी है, इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन 1 में हमने कोई कोड लिखा, लाइन 2 पे लिखा, लाइन 3 पे लिखा, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। और एक रूबी का इंटरप्रेटर होता है जो बेसिकली सारे कोड को एग्जीक्यूट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलिंग में वो डायरेक्ट ही मशीन कोड में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये बेसिकली एक जनरल डिफरेंस है कंपाइलिंग और इंटरप्रिटेशन का। तो रूबी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है
वो हमारा कुछ भी स्टैटिक टाइप पे कोई भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती, बल्कि रन टाइम के ऊपर ही हमारी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है रूबी इंटरप्रेटर के थ्रू, और फिर वो आगे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। और वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूबी इंटरप्रेटर की है। हमारा काम है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर एक टेक्स्ट फाइल में कोड लिख देना, बस डेट्स इट। आगे वो रूबी इंटरप्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी कन्वर्जन करे, हमारा उससे फिलहाल कोई काम नहीं है। तो ये हमें एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम ह्यूमन रीडेबल आसान फॉर्मेट में जो हम इजीली उसको देख सकें, सीख सकें, उसको लर्न कर सकें, उस फॉर्मेट में कोड लिखते हैं और वो इंटरप्रेटर का काम होता है उसकी कन्वर्जन करना। तो ये आपको होपफुली थोड़ा सा क्लियर हुआ हो गया। रूबी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पिलर है प्रोग्रामिंग का, और ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरी करता है। रूबी स्पेसिफिकली टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसका क्या मतलब है कि रूबी के अंदर हर चीज़ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। रूबी के अंदर कोई वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और हम किसी भी चीज़ का कोई भी क्लास है, क्लास का हम कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब डिफाइन करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज इवन कॉल हो रही है वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम इज इक्वल टू हमजा। नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, 2 इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है हमजा। इस हमजा के ऊपर रूबी का हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है डॉट लेंथ। हम किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ का मेथड कॉल कर सकते हैं जो बेसिकली उस स्ट्रिंग के हमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को गौर किया होगा कि एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया और उसके ऊपर ही हम एक मेथड कॉल कर सकते हैं। मतलब वो बेसिकली एक स्ट्रिंग हमारी क्लास है जिसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के मेथड्स कॉल कर सकते हैं। हम बहरहाल इसकी पूरी की पूरी टेक्निकल डेप्थ में जाएंगे जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे पिलर्स को अच्छी तरह कवर करेंगे। ये सिर्फ एक जनरल बर्ड आई ओवरव्यू था कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए कि रूबी ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर मतलब हर चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब होपफुली थोड़ा सा आपको रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टेक्निकल डेफिनेशन की क्लैरिफिकेशन हुई होगी। अब हम थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि रूबी प्रोग्राम को लिखने का तरीक़ेकार क्या है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के तरीक़ेकार को प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिंटैक्स कहते हैं कि रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है। अब सिंटैक्स को लिखने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे सिस्टम के अंदर रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्टॉलेशन हुई हुई हो। तो हम सबसे पहले अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गो देयर। तो सबसे पहले हम अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और वहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड रूबी। ये हमें कुछ लिंक्स देगा। हम फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वेज हैं रूबी को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल करने के। तो मैं इनकी इन डेप्थ इंस्टॉलेशन के अंदर नहीं जाऊँगा, ये सिंपल वेज हैं और हम इनको अचीव करते हुए रूबी को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन देखते हैं। विंडोज़ हमें बेसिकली रूबी इंस्टॉलर प्रोवाइड करता है। हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें बेसिकली एक .exe फाइल को डाउनलोड करने की ऑप्शन देगा। हम इस डाउनलोड करके जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो रूबी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। मैक ओएस और यूबंटो के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम उसको रूबी वर्जन मैनेज के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली RVM एक रूबी वर्जन मैनेजर है। ये रूबी के डिफरेंट वर्जन को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। एट दिस पॉइंट हमें सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है। हम इसको इन डेप्थ देखेंगे जब हम रेज के अंदर स्पेसिफिकली काम कर रहे होंगे। तो अगर हम इन तीनों कमांड्स को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सिस्टम के अंदर रूबी लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इन्हें इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर रहा कि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हमने जब इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमारे सिस्टम में रूबी लैंग्वेज इंस्टॉल्ड हो गई है तो हम क्या करेंगे रूबी -v। अगर ये हमारी इस तरह से आउटपुट आ जाती है रूबी 3 और आपका जो भी स्पेसिफिक वर्जन होगा तो इसका मतलब है कि रूबी लैंग्वेज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हो गई है। अच्छा, आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि अगर हमारा वर्जन 3.2.2 है या 2.1 है या कोई भी वर्जन है, हम बेसिकली जो रूबी का कोर्स कवर अप करेंगे वो रूबी के किसी भी लैंग्वेज के ऊपर सपोर्ट होगा। तो ये इन जनरल एक कोर्स होगा जो कि बेसिकली रूबी लैंग्वेज का हमें एक्सपर्ट बनाएगा और इसके सारे के सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको टोटल क्लियर अप कर देगा। तो ये मैटर नहीं करता कि हम रूबी के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं फॉर नाउ। अब एट दिस पॉइंट हमारे पास रूबी लैंग्वेज हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने रूबी के प्रोग्राम को लिखना है। रूबी के प्रोग्राम को लिखने का क्या तरीक़ेकार है। हम सबसे पहले एक एडिटर ओपन कर लेंगे। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एटम होता है, सबलाइम टेक्स्ट है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक तो फ्री है, ओपन सोर्स है और वेरी इजी टू यूज़ है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसको रूबी की फ़ाइल जब भी हमने क्रिएट करनी है तो आपने याद रखना है कि रूबी की फ़ाइल की एक्सटेंशन हमेशा .rb होती है। ऐसी तमाम फाइल्स जिनके अंदर रूबी का कोड लिखा हुआ है
उनकी एक्सटेंशन .rb होगा। ये .rb एक्सटेंशन बेसिकली सिस्टम को ये बताती है कि ये प्रोग्राम जो है ये रूबी प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम इसको अपने कोर्स की डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं। आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं लेक्चर 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स। मैंने इसका नाम प्रिंट स्टेटमेंट्स क्यों रखा है वो आपको थोड़ी देर तक पता लग जाएगा, क्योंकि हमने बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर यही कवर अप करना है कि रूबी के अंदर बेसिकली एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के कितने वेज हैं और उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक रूबी प्रोग्राम को जब हमने लिखना होता है तो हम एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं और उसकी एक्सटेंशन जब हम उसे सेव करते हैं तो हम आगे लिख देते हैं .rb, जो कि बेसिकली डिफाइन करता है कि ये फाइल एक रूबी फाइल है। अब हम थोड़ा सा इसकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। एक रूबी प्रोग्राम के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के 3 डिफरेंट वेज है, प्रिंट कमांड, पुट्स कमांड, पी कमांड। इन कमांड्स में क्या डिफरेंसेस हैं? पुट्स और प्रिंट कमांड रिलेटिवली वेरी सिमिलर हैं, सिर्फ इनके अंदर एक ही मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि जब हम पुट्स कमांड के थ्रू कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं तो वो हमेशा उस स्टेटमेंट के एंड पे नेक्स्ट लाइन को पेंड कर देता है, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन को पेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट फर्स्ट लाइन ऑफ कोड और मैं दोबारा लिखता हूँ प्रिंट सेकेंड लाइन ऑफ कोड। अच्छा, ये हमने 2 कमांड्स लिख रही हैं अपने रूबी प्रोग्राम के अंदर, प्रिंट फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, प्रिंट सेकंड लाइन ऑफ कोड। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ पता चलूँ कि रूबी के बेसिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का क्या तरीका होता है। हमने सबसे पहले उस डायरेक्टरी में चले जाना है। मैं ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में हूँ, आप लोगों ने उस डायरेक्टरी में मूव कर देना जहाँ पे हमने फाइल को स्टोर किया हुआ है। आपने लिखना है रूबी, आगे फाइल का नाम लेक्चर 2, हमारी फाइल का नाम था प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये जो भी मेरा प्रोग्राम के अंदर बेसिकली कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मेरे कोड के अंदर 2 प्रिंट स्टेटमेंट थी तो उसने इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। आपने यहाँ पे देखा कि इसने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड प्रिंट किया और उसके फ़ौरन बाद इस सेकंड लाइन ऑफ कोड को प्रिंट कर दिया, मतलब इसने नेक्स्ट लाइन को पेंड नहीं किया। अगर यही चीज़ हम पुट्स के थ्रू करें तो पुट्स क्या करेगा कि हमारे कोड के हमारी फर्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद जब नेक्स्ट पुट स्टेटमेंट कॉल होगी तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन को पेंड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ, तो ये देखें आप, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही, फिर दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूट, इसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन को पेंड नहीं किया। मतलब ये जहाँ पे पहले हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट की प्रिंटिंग खत्म हुई उसने वहाँ से दूसरी को शुरू कर दिया। अब जब हम और इसके बाद भी नेक्स्ट लाइन अपेंड नहीं हुई क्योंकि सेकंड में प्रिंट स्टेटमेंट है तो नेक्स्ट लाइन अपेंड नहीं हुई। जब हमने थर्ड स्टेटमेंट लिखी जो कि पुट्स कमांड के थ्रू लिखी तो उसने उसके बाद नेक्स्ट लाइन को अपेंड कर दिया। और यहाँ पे जब हमने फोर्थ लिखी तो इसके बाद भी नेक्स्ट लाइन अपेंड होगी जब इसके बाद हम कोई और पुट स्टेटमेंट। सो अभी एट दिस पॉइंट हमने बेसिकली क्या चीज़ सीखी है कि रूबी के प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराने के 3 डिफरेंट वेज हैं, प्रिंट है, पुट्स है और आखिरी जो पी है उसको हम थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करते हैं। पुट्स और प्रिंट में क्या डिफरेंस है? पुट्स जैसे ही स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन को पेंड कर देगा, जबकि प्रिंट जो है वो नेक्स्ट लाइन को पेंड नहीं करेगा और वो बेसिकली उसी सेम लाइन के ऊपर आउटपुट को प्रिंट करता जाएगा। जो हमारी लास्ट कमांड है वो पी कमांड है। पी कमांड बेसिकली क्या है? अगर मैं लिखूँ पुट्स डॉट इंस्पेक्ट तो ये बेसिकली पी कमांड की फुल फॉर्म है। मैं अगर लिखता हूँ पी हमजा तो वो इसके इक्वल होगी। बेसिकली ये तो पी कमांड भी बेसिकली हमारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे डाटा को रिटर्न करती है। इन शॉर्ट इंस्पेक्ट जो है वो स्पेसिफिकली रूबी का मेथड है जो बेसिकली डिबगिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जब हमने देखना हो कि हम रूबी प्रोग्राम की किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या फॉर एग्जांपल डाटा पास हो रहा है, क्या डाटा पास हो रहा है, तो तब हम पी कमांड को यूज़ करते हैं जो बेसिकली हमें उस स्पेसिफिक लाइन का, उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न करती है और हम वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम डाटा को कि डाटा किस फॉर्म का है। तो बेसिकली ये हमें डिबगिंग पर्पसेस के लिए हेल्प आउट करता है। डिबगिंग एक जनरल कॉन्सेप्ट है अपने कोड के बिहेवियर को देखने का कि वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर किस तरह से बिहेव कर रहा है, वहाँ पे किस तरह का डाटा है, क्या डाटा टाइप्स है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों को सीख लिया है कि प्रिंट स्टेटमेंट, पुट स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स बेसिकली कोड को प्रिंट करने के लिए ही यूज़ होती है, हमारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ है, लेकिन तीनों का फॉर्मेट डिफरेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन को पेंड नहीं करती और एक ही लाइन के ऊपर प्रिंटिंग करती रहती है, जबकि पुट स्टेटमेंट हर स्टेटमेंट के बाद मतलब नेक्स्ट पुट स्टेटमेंट के कॉल होने से पहले नेक्स्ट लाइन को पेंड करेगी। और पी कमांड क्या करती है? पी कमांड बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है
puts object dot inspect, और इंस्पेक्ट किस लिए होता है? बेसिकली डिबगिंग पर्पज़ के लिए। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कमेंट करता हूँ, मैं इस लाइन को चाहता हूँ PM, तो ये मुझे बेसिकली सेम चीज़ रिटर्न कर देगी। उसने मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न कर दिया बेसिकली मेरे ऑब्जेक्ट का। तो इन डेप्थ हम इससे आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ एट दिस पॉइंट आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि एक रूबी प्रोग्राम को लिखने का क्या तरीक़ेकार है। जब हम रूबी प्रोग्राम को लिखते हैं तो हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं जिसकी हम एक्सटेंशन .rb रखते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कुछ भी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना हो तो उसके कितने वेज़ हैं? उसके 3 वेज़ हैं जिनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया। प्रिंट, पुट्स, पी, इनके हमने थोड़े से डिफरेंसेस देखे, और उसके बाद हमने देखा कि हमने एक रूबी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करना हो तो उसका क्या वे है। हम रूबी कीवर्ड लिखते हैं और आगे अपनी फाइल का नेम लिखते हैं, तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली एग्जीक्यूट होता है उसके लिए जो भी हो। तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा यहाँ तक ही था। हमने बेसिकली बेसिक की पॉइंट्स को देखा कि रूबी को इंस्टॉल करने का क्या तरीक़ेकार है, रूबी के हमने टेक्निकल डेफिनेशन को देखा है, और हमने बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट्स को देखा है कि रूबी के अंदर हमने जब भी किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। उसको हमने प्रिंट को देखा, पुट्स को देखा, और एक स्पेशल कमांड पी को देखा जो बेसिकली रूबी का स्पेशल मेथड इंस्पेक्ट को यूज़ करती है जो डिबगिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि ये बेसिकली प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इनकी डेप्थ में मूव करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपके कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, क्यूरी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम होपफुली एक चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका ड्राइवर मोहम्मद हमजा।